राम राम साथियों, संग्रिया की आवाज़ आज फिर ढाबा में चुनावी आनंद लेने के लिए आए हुए हैं और हमारे साथ हैं गांव के अमित जी सहू, जो पढ़े लिखे हैं और गांव की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बहुत ही इन्हें अच्छा ज्ञान है। आज हम इनसे वार्ता करते हैं कि गांव में जो चुनाव हैं वो पुराने सिस्टम और नए सिस्टम के बीच की एक जो कंपटीशन चल रहा है उसके बारे में अमित जी जरा बताएं। और पहले आपका स्वागत है संग्रिया की आवाज़ में। हाँ जी, धन्यवाद। राम राम सभी को, सत श्री अकाल सभी दर्शकों को। चुनाव चल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारे से। तो दो तरह की विचारधाराएं चुनाव के अंतर्गत है हमारे गांव में। एक तो पुरानी विचारधारा है और एक युवाओं की जो सोच है उस हिसाब से गांव के नई और पुरानी पीढ़ी का जनरेशन का अंतर आप साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है। तो पहले जो चुनाव होते थे उनके बेसिक मुद्दे चुनाव के, जैसे तहसील संबंधित काम हो गए, कोई गांव के अंदर कोई पंचायती हो गई, इस तरह से मतलब लोगों को क्योंकि जानकारी का भी अभाव था और परिदृश्य देखें काम का, तो वो भी मतलब इतने लोगों के काम पड़ते नहीं थे पंचायत से। तो अब जैसे जैसे युवाओं का रुझान बढ़ा है राजनीति के अंदर और जैसे युवाओं ने बाहर पंचायतें या शहरों में विकास होता देखा है, तो उस हिसाब से युवाओं की आकांक्षाएं भी बढ़ गई। शहर की तरह गांव को विकसित करने के सपना गांव के लोग भी देखने लगे हैं। मॉडल गांव की जो सपना है हर युवा। और अपने तहसील का, हनुमानगढ़ जिले का भी ढाबा गांव बहुत बड़ा गांव है। 7656 वोट है यहाँ और बहुत बड़ी पंचायत है, इसलिए युवाओं को पंचायत से उपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। सबसे बड़ा गांव है जी। और आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पुलिस तथा जगात थाना और हाँ, किसी जमाने में हुआ करता था। रेलवे जो स्टेशन है वो ढाबा गांव का संग्रिया से भी पहले बना हुआ है। तो अगर उस अनुपात में अगर विकास होता गांव का जी, तो अपना गांव हनुमानगढ़ का सबसे विकसित गांव होता। गांव नहीं, ये अब तक शहर बन गया होता। ये पिछड़ेपन का कारण हमारी मतलब सोच और हमारी आगे राजनीतिक पकड़ न होने की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल जी। यहाँ 12वीं तक के स्कूल हैं, कई स्कूल हैं, लेकिन अभी जो पिछले दिनों शिक्षा के मामले में जो हमारे यहाँ बैकगेयर लगा, जिसे कह सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि बैकगेयर गांव में किस तरह का लगा। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने गांव को मिलना था, वो भी नहीं मिला। IIT वाली थी, वो भी दिल्लीगढ़ चली गई। डॉक्टर परम नवदीप जो विधायक थे, बड़ी विकास उनकी सोच थी उनकी, उन्होंने ITI कॉलेज के लिए अपनी पंचायत से उस वक्त जमीन मांगी थी। वो ढाबा गांव से जमीन मांगी थी। उस वक्त वो उपलब्ध नहीं हुई, तो उस वजह से वो दीनगढ़ देना पड़ा। उसके बाद जैसे तहसील का मसला था, तो तहसील के मसले में तो आप काफी इन्वॉल्व रहे। मेरा व्यक्तिगत मामला भी संघर्ष और रहा इस मामले में, थोड़ा सा वो भी आप चर्चा में बताएं, क्या रहा उसमें। डॉक्टर परम नवदीप जी ने उस वक्त सैंक्शन की थी जो उप तहसील ढाबा गांव की, तो पंचायत से उस वक्त जमीन मांगी गई तहसील के लिए, तो पंचायत ने उसमें असमर्थता जाहिर की। उसके बाद विधायक जो हैं विधायक बदल गए जैसे, तो उनके विधायक बदलने के बाद नए जो सत्ता बदल गई, सारा खेल ही बदल गया। लेकिन कलेक्टर साहब ने विधायक जी से मीटिंग में दोबारा वो उप तहसील के लिए ज़मीन मांगी गई अपने गांव से, तो वो लेट लतीफ़ी पंचायत की चलती रही और जो उप तहसील का जो बजट था वो लैप्स होने पे आ गया। अच्छा। तो उस वक्त के जो विधायक चौधरी कृष्ण जी गढ़वा थे, उन्होंने मतलब मेरी निजी जमीन सरकार को दिलवाई भी। ये जो आपका उनके साथ संबंध था और आपने दान देने की बात कही। बिल्कुल कही। तो उसके बाद मतलब पंचायत के पास जमीन उपलब्ध होगी जी, रातों रात। जैसे ही आपने घोषणा की वैसे जगह उपलब्ध होगी, जमीन उपलब्ध होगी। पर जमीन उपलब्ध हुई
सिविल कोर्ट में स्टे लेने के लिए। मतलब बात वही आ गई, दो विचारधाराएं। एक तो आज का युवा ये चाहता है कि विकास हो गांव का, जैसे तहसील थी, तहसील आने के बाद में गजटेड ऑफिसर बैठता है और नोटिफाई हो जाता है इलाका, रजिस्टर्ड पट्टे, रजिस्टर्ड। मेरे इस बात के बीच में मैं एक बात पूछूं, शायद मेरी जानकारी में कहीं कहीं एक बात आई थी कि पंचायत ने लिख के दे दिया था कि तहसील को भगतपुरा शिफ्ट कर दिया जाए, क्या ऐसी बात भी आई? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भगतपुरा जो अपने चौकी है कि उसके आसपास कहीं जमीन मतलब मिल जाएगी और ये जो तहसील है ये भगतपुरा को दे दी जाएगी, असमर्थता जाहिर की ग्राम पंचायत डाबा ने। तो उसके बाद जब रातों रात वो जमीन पंचायत ने पट्टा बना के जारी की, उसका भी मोटिव कोई उप तहसील बनाने का नहीं था। अच्छा, वो सिर्फ सिविल कोर्ट के अंदर मतलब स्टे के लिए उन्होंने उस सारे मामले को भ्रमित करने का एक हाँ जी बिल्कुल रचना थी। बिल्कुल। और वो उसके बाद में उसमें काम में रुकावट आई तहसील के, और फिर 1.5 साल बाद में परिचर्चा हुई विधायक जी की हमारे सब कार्यकर्ताओं के साथ। तो मैंने वहाँ सुझाव दिया भी अगर मतलब कोर्ट के अंदर तो सामने वाली पार्टी अपने है और अपना गांव है, अपने में कोई मतलब जो कार्यकर्ता कर लो, गांव में कर लो, सबकी इच्छा यही है उप तहसील का ढाबा गाँव में बने। तो मेरे में कोई अहम भावना नहीं है, मैं सरेंडर कर लेता हूँ जी केस मेरा। जी जी। तो उन्होंने बड़ी वो मेरी सलाह को माना और उसके बाद में उप तहसील बनना संभव हुआ। चलो ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे गांव में उप तहसील आ गई। आज तो कर्मचारी नहीं बैठते हैं, लेकिन हम फिर भी सपना देखते हैं कि भविष्य में जब भी सत्ता परिवर्तन अब होगी, उसके बाद जो पंचायत होगी वो प्रेशर से बढ़िया कर्मचारियों को यहाँ उपस्थित रहने के लिए बाध्य करेगी। इसी आशा के साथ आप मेरे को ये बताएं कि शिक्षा के मामले में या किसी और मामले में आप अगले 5 साल में गांव की क्या मतलब भूमिका देखते हैं पंचायत की, कि हमें क्या क्या आवश्यकताएं रहेगी गाँव की? विजय जी देखिए 7600 वोट हैं, अभी चर्चा चल रही थी, तहसील का सबसे बड़ा गांव है। जी जी। और 15,000 से ऊपर की जनसंख्या होगी। तो एक तो यहाँ कन्या महाविद्यालय है, कन्या विद्यालय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जरूरत है। यहाँ पे बच्चियाँ यहाँ से बस पे या अभिभावक उनको संगरिया उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो काफ़ी उनको दिक्कत होती है। एक तो ये ज़रूरत है जी। दूसरी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल जो अपना चला गया, मतलब रतनपुरा चला गया, वो मतलब विकास की जो तरफ उनकी नुमाइंदे जो अपने कर लो, या मतलब निष्क्रियता की वजह से। निष्क्रियता की बात बता दूं जहां तक मैं दर्शकों के लिए, जब मेरे नॉलेज में ये बात आई तो मैंने सब लोगों से बात की थी। और एक गांव के लिए मैं एक बात बता दूं, इसमें किन लोगों ने प्रयास किया था। पहली बात मैंने अजीत बेनीवाल से की, दूसरी मनीराम जी सहू से की, प्रदीप जी बेनीवाल से बात की, और इन तीनों लोगों ने सीबीओ जो सुरेंद्र जी मुंड है और जो राम प्रताप जी वीडियो है, उनसे भी बात की थी। लेकिन ये कहीं हमारा एक राजनीतिक तालमेल नहीं हो पाया। इन लोगों ने प्रयास बहुत किया, लेकिन शाम तक वो हमें आश्वासन करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक दबाव कुछ इस तरीके का था कि रात्रि में वो रतनपुरा कर दिया गया। लेकिन इसमें मैं कमी ये मानता हूँ कि उसके बाद हमारे गांव के किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष ने तहसील या एसडीएम कोर्ट में जाके दबाव नहीं बढ़ाया। ये हमारे गांव की कमी बहुत बड़ी वजह रही वो। आज रतनपुरा वाले तो उसको हटाने की मंथन में लगे हुए हैं कि किस तरीके से, और हम खुश होते हैं और हमारा गांव के हर समाज का एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ के और देश के लिए तैयार होता। अच्छा, चल रही थी बात, विकास की चल रही थी जी। तो आगे आगामी 5 साल में एक तो शिक्षा का मुद्दा हो गया जी ये जी। दूसरा मतलब क्योंकि गांव में रहते हैं, जाहिर सी बात है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं, सारे खेती बाड़ी किसान हैं, तो दाना मंडी की बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे गांव को। दाना मंडी अगर गांव में हो तो कम से कम सैकड़ों मतलब लोग उसमें डायरेक्ट और आना जाना कम हो जाए, रोजगार गांव में रोजगार पैदा हो जाए। ठीक है। दूसरी उससे फायदा होगा कि गांव के जो अपने मार्ड होते हैं, जींस होते हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने कुछ भाइयों के साथ बैठ के कैलकुलेशन किया, करोड़ों रुपए का डीजल माल के ढोने में खर्च हो जाता है। उसकी मंडी शुल्क
अगर उसकी रसीद कटकर गांव में वो जमा हो तो करोड़ों रुपए मतलब टैक्स के रूप में गांव के विकास के लिए गांव का रेवेन्यू भी बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, तीसरी जरूरत जो है वो पहले की है जरूरत, तो सड़क तो अपनी बनी हुई है बहुत सालों से, पर जैसे पहले 10 साल पहले राज्य सरकार ने कोई एक तकमीना बना के भेजा था। अभी जो तहसील मुख्यालय का सबसे बड़ा गांव है उसके पंचायत मुख्यालय से तहसील संगरिया तक जी जी 24 फुट की सड़क, उसमें अपन जो आपका पुल है सादुल ब्रांच का वो उसका भी बजट सम्मिलित था, प्रस्ताव भेजा गया था तब। बाद में सरकार बदलने पे वो आगे पीछे फाइलें सरकारी तंत्र के सब लोग सत्ता के साथ फाइलें चलती हैं। तो मतलब बढ़िया सड़क का आवागमन जो है मतलब संगरिया से जुड़ा हो, उसके लिए पंचायत का मुखिया प्रयास कर सकता है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा गांव है, सरपंच के अंदर में नहीं है सड़क, पर वो मतलब इतना बड़ा गांव है तो मतलब अपनी मांग जोर से रखे और मतलब ये होना चाहिए। तो ये जो आपने अभी बात बताई युवा वर्सेस अनुभव, पुराने और नई विचारधारा, तो आप जहाँ तक मैंने बातों से अनुमान लगाया आप नई विचारधारा के साथ हैं, और नई विचारधारा के साथ आपको प्रत्याशी से क्या क्या उम्मीदें हैं? और मैं जी नई विचारधारा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब जो बुजुर्ग हैं हमारे गांव के, जो मूल्य हैं समाज के, जो मूल्य हैं उनमें रहते हुए नई विचारधारा का मतलब है भी जो आज के समय की विकास की जरूरत है, गांव को जो समाज की जरूरत है वो अच्छे से मिले। और पंचायत का मुखिया जो सरपंच होता है उसकी शब्दावली में ही मतलब ये बात छुपी है कि गांव के काम पंचायत के माध्यम से, गांव में कोई द्वेष, कोई दो भाइयों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, कोई और मसला है, तो वो पंचायत बैठ कर उसको गांव के लेवल पे सुलझाए। थाने तहसील में जब जाने लगे लोग तो सरपंच का क्या काम रहेगा, कम से कम मामले जाए। हाँ, तो आप वोटरों से कोई निवेदन करना चाहते हैं? हाँ जी, तो सीधे शब्दों में कहें। बिल्कुल जी, कोई गुड़ लपेट के बात नहीं है। मैं मेरे ग्रामवासियों से, मेरी माताओं बहनों और बुजुर्गों और भाइयों सबसे, युवा साथियों से मैं अपील करता हूँ भी मैं और मेरा परिवार सब माता सिमरजीत कौर के साथ हैं और वोट भी देंगे, सपोर्ट भी कर रहे हैं। और रमन जो सिद्धू है समाज सेवी लड़का है, गांव के हर सुख दुख का साथी है, युवाओं को खासकर उसने सहयोग नहीं दिया आर्थिक, वो हर मसले में, खेल के मसला हो, कोई काम पड़ा हो, किसी भाई का कंधे से कंधा मिला के अपने साथ खड़ा रहा है। तो मेरी सभी ग्रामवासियों से अपील है भी माता सिमरजीत कौर को आने वाले 28 जो तारीख है मतदान की, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। राम राम साथियों, ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा क्योंकि अभी 3 दिन हमारे चुनाव पड़े हैं। अगली कड़ी, अगला वार्ताकार हमारे साथ कौन होगा, इसके लिए संक्षेप बनाए रखें। जल्दी हाजिर होता हूँ।